दोस्तों आज की वीडियो में काफ़ी महत्वपूर्ण बात करेंगे। 498 का केस अगर आप जीतोगे या हारोगे इसके बारे में पूरी डिटेल में आज बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूं हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़ें। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। थर्ड बात दोस्तों, टेलीग्राम का ग्रुप मैं बना चुका हूं। टेलीग्राम का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम में आप एक दूसरे के सपोर्ट से, एक दूसरे के सहयोग से आप एक दूसरे को केस फाइट कर सकते हो। छोटी मोटी बेसिकली आपकी जो भी प्रॉब्लम रहती है तो एक दूसरे से आप जुड़कर वहाँ पे बात कर सकते हो। कभी कभी मैं ग्रुप को भी ज्वाइन करता हूँ, तो वहाँ पे भी आपकी फ्री में जो भी बात होती है वो वहाँ पे बात हो जाएगी। दोस्तों आज बात करेंगे 498 केस को कैसे पता करेंगे आप 498 का केस जीतोगे या हारोगे, पहला सवाल। सेकंड सवाल, ऐसे कौन से एलिगेशन आप पे, आरोप प्रत्यारोप है जो आपके खिलाफ जा सकते हैं या आपके फेवर में आ सकते हैं। तीसरा सवाल जो होता है इसमें महत्वपूर्ण, गवाहों को लेकर होते हैं कि माता पिता लड़की की तरफ के गवाह है या फिर आपके पारिवारिक गवाह है या कोई आपके अड़ोसी पड़ोसी गवाह, तो ऐसे उनसे कैसे डील करे, कैसे डील नहीं करे, इसके टॉपिक पे भी आज बात करेंगे। फोर्थ सवाल जो आता है दोस्तों, लोगों का ये आता है कि क्या मेरा 498 केस एक्सक्यूज होगा या नहीं होगा, क्या मेरा चार्जशीट बनने के बाद मुझे क्या करना चाहिए कि मैं ट्रायल में ना जाऊं और जल्दी से जल्दी फ्री हो जाऊं। पूरे सवाल जितने भी आपके कमेंट में आज तक मैं रीड करता रहता हूं, मैक्सिमम लोगों की जो अपॉइंटमेंट बात करता हूं उनके भी मैक्सिमम जो सवाल आते हैं उनसे रिलेटेड मैं आज की इस वीडियो पूरे इंक्लूड करूंगा। और वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, इस वजह से एंड तक जरूर देखते रहना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये देखना कि जो आप पे एलिगेशन लगे हुए हैं, जैसे आप पे 498 केस है, वहाँ पे एलिगेशन लगाया जाता है कि साहब मेरे से कार की डिमांड की गई थी, ठीक है, मेरे साथ मारपीट की गई थी, मेरे साथ हरासमेंट किया गया था, वायलेंस किया गया, मेरे साथ छेड़ाछाड़ी की गई थी, 354 की, 376, 377, ऐसे एलिगेशन आप पे लगाए जाते हैं। मारपीट के भी आरोप पे आप पे लगाए जाते हैं। सबसे पहले ये चीज़ देखिए कि जो एफआईआर लिखी हुई है उसमें ये बताया गया है कि साहब मेरे साथ मारपीट की गई, उसमें एमएलसी है या नहीं है, मेडिकल रिपोर्ट है कि नहीं है। अगर मेडिकल रिपोर्ट है तो कौन से समय की मेडिकल रिपोर्ट है, ये भी सबसे पहले आप नोट करिए। भाई आपके साथ जो क्राइम घटना उसने एफआईआर में बता रही है, क्या मेडिकल उसी टाइम का है या फिर उसके 1 महीने बाद का है, 15 दिन बाद का है, 2 दिन का बाद का है, 24 घंटे के बाद का है, ये सब पहले आपको सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, कई बार क्या होता है कि आपकी वाइफ आपके साथ रहती नहीं है, 15 दिन, 6 महीने के बाद से आप पे केस करती है और उसमें कहती है साथ मेरे साथ मारपीट हुई, और 6 महीने के बाद मेडिकल बना की, जबकि 6 महीने से तो आपके साथ रहती ही नहीं है पत्नी, और आप पे ये एलिगेशन लगाती है कि साहब मेरे साथ मारपीट हुई थी, मेरे पे पैर टूट गया, पैर फ्रैक्चर हो गया था, सिर फूट गया, ये सब बातें बताती है। 6 महीने के बाद वो एक मेडिकल बना के देती है, जो कि पूरी तरह से झूठा होता है। इसमें मैं एक डिटेल वीडियो भी लेके आऊँगा। लोगों की डिमांड रहती है कि साहब झूठा एविडेंस मेडिकल रिपोर्ट लगा दे तो हम क्या करें, उसको कैसे करें, उस पर मैं एक परफेक्टली वीडियो लेके आऊँगा। अब बात करते हैं, दूसरा आपको एलिगेशन ढूंढना है कि आपके परिवार रिश्तेदारों पे जिन पे भी आपका नाम ऐड की है आपकी पत्नी, क्या सबकी डेफिनेशन ये की है कि साहब मुझे सभी ने हरासमेंट किया, सभी ने एक ही एलिगेशन लगा दिए कि साहब सभी का एक ही, मतलब जब भी पुलिस एफआईआर में 498 केस में अलग अलग डिफाइन करना पड़ता है प्रॉपरली। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट का हाल ही में आया था जजमेंट, जिसमें भी क्लियरली बताया गया था कि भैया 498 की जो एफआईआर में तो उसमें पारिवारिक के नाम निकाले गए थे, इस वजह से क्योंकि सभी के क्राइम एक तरह की बताई थी पत्नी ने कि साहब सभी ने कार की डिमांड की, पैसों की डिमांड की, मारपीट की, अबॉर्शन की धमकी दी। देखो, हर किसी 498 केस में जब भी आप पे कोई भी रिश्तेदार या परिवार के किसी भी मेंबर सदस्य आपके अलावा किसी का भी नाम ऐड होता है तो उसको एक्सप्लेन करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी माताजी का, जो कहती की पत्नी की माँ, सासू का क्या रोल रहा, उसके ससुर जी का, देवर का क्या रोल रहा, उसमें सभी की अलग अलग डेफिनेशन, अगर सेम ही डेफिनेशन है तो फिर आपका केस क्यूसिंग के लिए परफेक्ट बनता है और आपके पारिवारिक जितने भी नाम हैं वो पूरी तरह से निकल जाएंगे। जी हाँ, टाइमिंग और अलग अलग से अगर आपके केस में ये इंक्लूड नहीं है तो इसका मतलब आपका केस परफेक्टली 498 के एस है, जो आपका 482 के लिए परफेक्ट है। आप 482 में चले जाइए, किसी आईओ वगैरह वकील किसी को कोई पैसे देने की जरूरत है नहीं, डायरेक्टली 482 में आप उसके लिए लगा दीजिए, आपके 99 क्या 101% आपकी फैमिली के नाम निकल जाएंगे, बचेगा आपका नाम फिर से, यहाँ तक कि आपको प्रॉब्लम दिक्कत सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये आपका मैक्सिमम सवाल थे, मैं यहाँ कवर कर चुका हूँ। आगे चल के मान लीजिए 482 में आपका क्यूसिंग नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। जी हाँ, अब 482 में आपका क्यूसिंग नहीं हो रहा, पारिवारिक के नाम भी आपके नहीं निकल रहे उस सिचुएशन में, तो फिर आपको क्या करना चाहिए।
देखो जब भी नहीं हो रहा तो फिर आपके पास ऑप्शन होता है डिस्चार्ज। पुलिस थाने से अगर आपकी कंप्लेंट हुई है तो उसमें आपको CRPC 239 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेम कोर्ट में डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाना है, या फिर अगर आपकी कोर्ट से द्वारा हो रही है तो आपको 245 CRPC के तहत वहीं सेम इक्वलिटी कोर्ट में या फिर सेशन कोर्ट में डिस्चार्ज के लिए पुटअप करना पड़ेगा। वहां से आपके पारिवारिक नाम निकल जाएंगे 101%। तो आपको डरने की जरूरत है नहीं। कई बार लोग क्या करते हैं, पुलिस वाला आयो पैसा मांगता है, पैसा दे देते हैं, उसके बाद भी कई नाम नहीं निकल पाते। तो आपको डरने की जरूरत है नहीं, नाम आपके इजीली वे में निकल जाएंगे। अब इसके बाद एक बात करते हैं साहब कि एविडेंस कैसे होने चाहिए, गवाह कौन से होने चाहिए कि आपके खिलाफ जा सकता है मामला या आपके पक्ष में आ सकता है। देखिए अगर आपके जो गवाह एविडेंस विटनेस जो बनाए गए हैं, जो गवाह है आपके केस में, वो कौन से हैं? क्या लड़की के माता पिता के रिश्तेदार हैं या फिर आपके बाहर के हैं? देखो अगर माता पिता हैं तो आपको डरने की जरूरत है नहीं, रिश्तेदार है उसके, कोई डरने की जरूरत है नहीं। लेकिन अगर आपके नियरली जैसे आपके अड़ोसी पड़ोसी है या आपके गांव के इंडिपेंडेंट विटनेस है तो आपको दिक्कत क्रिएट हो सकती है। ये बात माइंड में याद कर लेना, क्योंकि पारिवारिक वाले जो होते हैं वो कभी देखने जाते नहीं, वो सुनी सुनाई बातों को रिपीट करते हैं कि साहब मेरी बेटी ने ये कहा कि उनकी ये डिमांड की गई। अब कोर्ट इनको एविडेंस के तौर पे कभी और गवाहों के तौर पे मानने नहीं करता है। ये बात आप समझ लेना अच्छे से। जी हाँ दोस्तों, सुनी सुनाई जो बातें होती है, कई बार लोग कहते हैं कि साहब मेरे को तो फलाने ने बताया, मेरे को तो पत्नी ने बताया, हमारी बेटी ने ये बताया कि साहब इसके साथ मारपीट की गई। मतलब ये प्रॉपरली तरीके से आई विटनेस नहीं है, सुने सुनाई गवाह है ये लोग। तो ये एक इंटरेस्टेड विटनेस होते हैं, इनसे कोई प्रभाव नहीं पड़ता आपके केस पे, इनको आप आसानी से डील कर सकते हो। लेकिन गलती से अगर इंडिपेंडेंट गवाह और आई विटनेस आपके केस में है तो आपको दिक्कत क्रिएट हो सकती है। ये बात आप माइंड में फिट कर लेना अच्छे से। इंडिपेंडेंट विटनेस मतलब आपका अड़ोसी पड़ोसी कोई हो सकता है, आई विटनेस कोई देखने वाला हो सकता है, आपका गांव का ही होगा। फ्रीडम बिल्कुल, जिनका कोई लेना देना नहीं है आपके परिवार से, ना आपके रिश्तेदार है, कोई भी नहीं है, अगर वो गवाह बन रहा है आपका केस का तो आपको दिक्कत क्रिएट हो सकती है। क्यों? क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी को जब आप उसके साथ मारपीट करोगे तो ये अड़ोसी पड़ोसी को भी पता होगा कि आपके घर में मारपीट हो रही है या नहीं हो रही है, या फिर आपके कोई देखने वाला गांव का है, उस अड़ोसी पड़ोसी कोई भी, या कोई पटेल पंचू में आपके साथ ऐसी घटना घटी है, उनके सामने मामला आया, वो भी अगर कोई गवाह बन गया तो दिक्कत आपको क्रिएट हो सकती है। तब आपका केस मजबूत नहीं रहेगा, आप केस हार भी सकते हो। अब आ जाते हैं कि मारपीट का रिकॉर्डिंग का ये सवाल आता है बार बार लोगों को। देखो रिकॉर्डिंग कहाँ की है, आपके घर की रिकॉर्डिंग है या बाहर की रिकॉर्डिंग है या फोन की रिकॉर्डिंग है, मकसद क्या रहा है, किस बात की रिकॉर्डिंग की गई है, शॉर्ट या आपको पहले उकसाया गया था, उकसाने के बाद फिर से एक प्लानिंग के तौर पे रिकॉर्डिंग की गई है या नहीं की गई है, इन सब बातों को आप बहुत महत्वपूर्ण तरीके से देखना है आपको। जी हाँ, चार्जशीट बनने के बाद आपको सब पता पड़ जाता है कि कौन कौन से एविडेंस लगे, कौन कौन से एविडेंस नहीं लगे। उसके बाद आपको समझ आ जाता है कि आपका केस हारने वाले हो नहीं वाले। अगर कोई भी आपकी रिकॉर्डिंग प्लानिंग के तौर पे की जा रही है तो इसका मतलब ये समझ जाना कि वो एक प्लानिंग है। अगर आप प्रॉपरली कंटिन्यू आपकी बात हो रही है, आपकी स्टार्टिंग इसी टॉपिक से होती है, आप गाली गलौज वगैरह कुछ करते हो, डिमांड करते हो किसी चीज़ की, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि आपके खिलाफ जा सकती है रिकॉर्डिंग। तो ये कहीं ऐसे सवाल है दोस्तों जिसमें आपको काफ़ी डाउट रहता है, काफ़ी कंफ्यूज रहता है। इस वजह से आपका जो 498 केसेज होता है उसमें आप कभी भी मत सोचा करो। स्टार्टिंग में आपको लगता है कि आपके जो फैमिलीज के नाम वगैरह लगाए हैं, सेक्शन गलत है, वो आपके पारिवारिक नाम थे नहीं, रिश्ते डोमेस्टिक रिलेशनशिप में आप रह नहीं रहे हो, अलग रह रहे हो। 482 में आप जाने की कोशिश कीजिए। 482 की एप्लीकेशन मैक्सिमम केस 498 केस में लगाया करो। आपके सेक्शन में भी रिलीफ मिलेगा, आपकी फैमिली नाम में भी रिलीफ मिलेगा सबसे पहले। सेकंड बात, आपका चार्जशीट बनने के बाद एविडेंस नहीं आ रहे हैं तो फिर आप उस पर बिल्कुल डिस्चार्ज की एप्लीकेशन भी जरूर पुटअप किया करो। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहता है कि डिस्चार्ज की एप्लीकेशन को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो। जी हाँ, उसको प्रॉपरली आपको बताना पड़ेगा कि आपको डिस्चार्ज की जो एप्लीकेशन है उसको खारिज क्यों किया गया, आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेशन कोर्ट को, लोअर कोर्ट को, फैमिली कोर्ट है, इनको सबको एक हैसियत दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि आपको डिस्चार्ज की एप्लीकेशन को अच्छे से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आप कोर्ट का समय खराब ना करें। अगर डिस्चार्ज होने लायक कोई केस है, मामला है, तो आप उसको डिस्चार्ज कर दें, बिल्कुल खत्म कर दें, फिनिश कर दें। आप ट्रायल में समय बर्बाद ना करें, तभी जाके आप दहेज केस जीत पाओगे। कई लोग डर जाते हैं कि साहब मेरे पास तो सबूत नहीं है, मैंने तो कोई दहेज की डिमांड की है अभी नहीं, फिर भी मेरे पे 498। देखो, जब आपने किसी तरह का कोई क्राइम किया ही नहीं है, किसी तरह की मारपीट नहीं की है, तो फिर आप क्यों डर रहे हो? बिना वजह से डरने में कोई मतलब है नहीं आपका। क्योंकि
जिसने आपको आरोपी बना रहा है उसको आरोप भी सिद्ध करना ही पड़ेगा। ये बात कुल मिलाकर आप समझ जाया करो। और सबसे अच्छी तरीका इसका ट्रिक यही है कि आप जल्दी से जल्दी खत्म करो। मैं शॉर्ट में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें डिटेल बनाऊंगा कि 498 को जल्दी से जल्दी कैसे खत्म करें, उसके बारे में एक अलग वीडियो लेके आऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।